हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जो कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट करेगी। तो हम यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो रिलेट करने वाले हैं टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वही इक्वेशन में कॉपी कर लूँ। हमें प्रेशर का फॉर्मूला कुछ इस तरह मिला था, एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला ये है। तो अगर मैं दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। दोनों तरफ से वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ 1/3 n m इंटू वॉल्यूम V इंटू एवरेज ऑफ V स्क्वायर। चलो, हमें यहाँ पे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, हमें यहाँ पे चाहिए काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या कर सकते हैं, तो हाफ mv² होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 1/3 स्मॉल n इंटू V को अलग ले लेता हूँ और mv² में मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। हाफ mv² हमें मिल गया, मतलब यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक है, अब देखो आगे, ये हुआ PV। ओके, तो यहाँ पे 1/3, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इनटू वॉल्यूम तो है ही। ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया था उसको हम आगे ले लेते हैं, तो ये मिल गई हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये है काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। यहाँ पे देखो तो वॉल्यूम कैंसल आउट होगा और PV इक्वल टू हमने पढ़ा था n kBT। PV इक्वल टू हमने पढ़ा था n kBT, तो यहाँ पे n भी कैंसल आउट होगा। तो एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल हमें मिलेगा 3/2 kBT। ठीक है, तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, वो आपको मिल सकती है 3/2 kBT की हेल्प से। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या कहना चाहता है वो अच्छे से समझो कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस वो टोटली कौन से फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रेशर या वॉल्यूम पे डिपेंडेड नहीं है, वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। इसीलिए जब डेल्टा T 0 होता है तब डेल्टा U ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। ये आप याद रखोगे। क्लियर, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में क्या करें, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लूँ, द लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल
चलो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए लीनियर काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलेगी, तो एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3/2 KBT, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 3/2 KBT इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर और प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। बट ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे भी एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी, है ना। और हमें पता है कि अप्रोक्सीमेट वी एक्स वी वाई एंड वी जेड सेम रहने वाले हैं, तो मतलब हैंस आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी क्या रहेगी, सपोज मैं एक ही डायरेक्शन की बात करूँ हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये 3/2 KBT डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, मतलब मिलेगा क्या हाफ KBT। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो मुझे क्या मिलेगा हाफ KBT। अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 KBT। मतलब ये जो 3/2 KBT है वो तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वली डिवाइडेड हुई है, इसलिए ये टॉपिक का नाम दिया गया है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब अगर एक एक मॉलिक्यूल की बात करें, एक एक मॉलिक्यूल की बात करें तो उनके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होते, वो रोटेट भी हो सकते हैं, कभी कभी सर्टेन कंडीशन में वो वाइब्रेट भी करते हैं। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हम अभी स्टडी करते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में क्या होता है। तो सपोज मैं अगर बात करूं मोनो एटॉमिक गैस, अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस या मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ले लूँ, ओके, और वो मॉलिक्यूल के लिए सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब, ओके। हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्सिस है एक्स, ये वाई और ये जेड। और सपोज यहाँ पे मैंने एक सेंटर पे एक मॉलिक्यूल रख दिया, ठीक है। अब देखो ये कितनी मोशन करने के लिए फ्री है, तो उसी हेल्प से हम यहाँ पे लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद रोटेशनल, उसके बाद वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने, तो 3, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव हो सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव हो सकता है, ठीक है ना। रोटेशनल समझो, अगर वो खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट करेगा तो देखो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, उसके पास एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो सकती है, उसका मास हो सकता है, मतलब उनके पास तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। बट अगर मैं रोटेशन की बात करूँ तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई सिंगल पार्टिकल है तो किससे बना हुआ है, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये रेडियस की बात करो, हमने आइडियल गैस लिया है तो जो पार्टिकल है उसका डायमेंशन क्या रहेगा 0, क्योंकि पार्टिकल को डिफाइन करना मुश्किल है,
बट आइडियली फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल किसको बोलते हैं, जिसका ना कोई रेडियस है, ना कोई डायमेंशन है, ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट, कुछ भी नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल। तो यहाँ पे रेडियस क्या बन जाएगी, अप्रोक्सीमेट 0। तो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशन क्या बन जाएगा, 0। अब आप खुद ही सोचो ना, ये पार्टिकल अगर ये एक्सिस के हिसाब से इधर ही गोल गोल घूमता रहा तो वो ना तो डिस्प्लेस हो रहा है, ना तो कोई वर्क कर रहा है, ना मतलब ना उसके पास कोई एबिलिटी है टू डू वर्क, मतलब ना उसके पास कोई एनर्जी है। ठीक है ना। तो ट्रांसलेशनल हो गया 0, और अकेला है तो वाइब्रेट तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन के लिए बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। और बॉन्ड का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इलास्टिक बिहेवियर, मतलब अपनी जो पोजीशन है वो रिस्टोर करने की कैपेसिटी रखना चाहिए वो। तो यहाँ पे 3 + 0 + 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, 3। ओनली ट्रांसलेशनल मोड ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल और प्लस वाइब्रेशनल होती है। अब ट्रांसलेशनल रहेगी उसके पास ½mvx² + ½mvy² + ½mvz²। ये रोटेशनल और वाइब्रेशनल उसके पास है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से 1/2 kBt एनर्जी दूसरे के हेल्प से भी हमें मिलेगी 1/2 kBt, और थर्ड मोड की वजह से भी मिलेगी 1/2 kBt। तो इस हिसाब से टोटल हो गई 3/2 kBt। ठीक है ना। तो ये हुआ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम सेम ऐसा ही स्टडी करेंगे किसके लिए, डायएटॉमिक के लिए। अब समझो कि कोई मॉलिक्यूल है जो कि डायएटॉमिक है, और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी एक टाइप लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, रिजिड रोटेटर। रिजिड जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है वो आपको पता है, ठीक है ना, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज होना नहीं चाहिए। तो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसमें भी हमने लिया है रिजिड रोटेटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, H2O2, ऐसे मोस्टली ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके एटम है वो सिमिलर है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे एक दूसरा एटम भी आएगा, और वो एटम, ये जो एटम है उसके साथ कुछ ऐसा बॉन्ड बनाएगा जिसमें हमें लगे कि जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड का वो स्प्रिंग टाइप है, ठीक है। बट ये रिजिड रोटेटर है। रिजिड रोटेटर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे वाइब्रेशन होने वाला नहीं है, तो ये सही है। ट्रांसलेशनल मोशन देखो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अभी रोटेशन की बात करते हैं। अब सोचो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिर से ½ I⍵², हाफ I मतलब mr², और ये ω² तो है ही। अब क्या रेडियस बन सकती है, अगर रेडियस बन सकती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और तब आप रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काउंट करोगे। तो ये सपोज 3 पॉसिबिलिटी लेते हैं। पहले हम एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के चलते हैं। चलो, ये यहाँ पे गोल गोल घूमेगा और ये यहाँ पे गोल गोल घूमेगा, अपनी ही पोजीशन पे रह के गोल गोल घूम रहे हैं, तो रेडियस आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो जो एटम है वो तो पार्टिकल है। ओके, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये जो वाला है वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। अब ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है,
तो ये इतनी रेडियस बना देगा, और अगर वो रेडियस बन गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, मतलब वाई एक्सिस के हिसाब से है। जेड एक्सिस ले लेते हो तो भी ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, और तब भी रेडियस बनाएगा, और तब भी वो मूव हो रहा है, मतलब उसके पास रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों पॉसिबल नहीं है, बट दो तो है। जिस एक्सिस पे वो ऑलरेडी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल में नहीं है, बट उससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उस हिसाब से रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वाइब्रेशन नहीं होंगे क्योंकि ये रिजिड रोटेटर है। हाँ, इसमें भी एक केस है कि वेरी हाई टेम्परेचर पे ये जो बॉन्ड है वो इम्बैलेंस होता है और वाइब्रेशन स्टार्ट होता है। अगर आपको वेरी हाई टेम्परेचर दिया जाए तो यहाँ पे 0 की जगह पे आप 2 ले सकते हो, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रिजिड रोटेटर है। तो F इक्वल टू क्या आएगा 5, और जो टोटल एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल भी मिलेगी। रोटेशनल के लिए यहाँ पे हाफ एक एक्सिस के हिसाब से I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ दूसरी एक्सिस के हिसाब से I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, और उसके लिए भी एनर्जी रहेगी 1/2 kBt 1/2 kBt, तो ये बन जाएगा 5/2 kBt। तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल इज गिवन बाय F इंटू 1/2 kBt। आप समझ सकते हो, क्योंकि जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने टाइम्स ये स्टेप रिपीट होने वाला है और उतने टाइम्स ये नंबर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये हुआ डायटोमिक रिजिड रोटेटर। अब नॉर्मल डायटोमिक ले लेते हैं जो कि रिजिड रोटेटर नहीं है। अभी हमें क्या लेना है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जो रिजिड रोटेटर नहीं है, एज लाइक यहाँ पे आप ले सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ही एग्जांपल रख रहा हूँ। ओके, तो दूसरा जो एटम है उसका जो सेंटर है मतलब न्यूक्लियस, उसके पास चार्ज अभी डिफरेंट होगा, तो बॉन्ड इजीली इम्बैलेंस हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड भी पॉसिबल है। अब देखो, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दो डायरेक्शन सजेस्ट करेगा, बट वाइब्रेशन है वो डायरेक्ट दो एनर्जी दे देगा। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल हमने देख लिए 3 पॉसिबल, रोटेशनल हमने देख लिए 2 पॉसिबल, वाइब्रेशनल में देखो यहाँ पे स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा और ये स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर है वो इम्बैलेंस भी होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा। और वो वाइब्रेशन के हिसाब से, वाइब्रेशन में 2 टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक होती है हाफ mv², पोटेंशियल होती है हाफ kx²। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी मिलने वाली है वो ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर तो था ही, प्लस हाफ mv² प्लस हाफ kx²। मतलब जो वाइब्रेशनल है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 1/2 kBt अभी रिपीट हो रहा है 7 टाइम्स। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एनर्जी हो सकती है वो मॉलिक्यूल के पास। तो यहाँ पे हो गया 7/2 kBt। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इक्वल टू F/2 इंटू 1/2 kBt। याद रखना ये सिंगल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है,
अगर आपको सिस्टम की टोटल एनर्जी निकालनी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हमारा एक टॉपिक बाकी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।